हेलो फ्रेंड्स, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की फिराय लिस्ट की पूरी सीरीज़ की सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं दिशा कोड्स, एक चैनल जो आपको कोड्स के बारे में इतने सुटेबिलिटी से बताएगा ताकि आप अपनी डेली रूटीन लाइफ में इन कोड्स को यूज़ करके अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 2 के बारे में समझा। इस वीडियो में हम सेक्शन 3, सेक्शन 4 और पॉसिबल हुआ तो सेक्शन 5 तक में के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हम ये समझे कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, बट फ्रेंड्स कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कैसे होता है या कॉन्ट्रैक्ट कम्युनिकेशन कैसे होता है, ये कभी आपने सोचा है? फॉर एग्जाम्पल, ज़रूरी नहीं कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों के बीच में ही हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट 2 से ज़्यादा पार्टीज़ के बीच में हो, और होता भी है कई बार कॉन्ट्रैक्ट 2 से ज़्यादा पार्टीज़ के बीच में होता है। बट मेन चीज़ ये आती है अभी इन क्लोजेस को समझने के लिए, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 को समझने के लिए हमें ये समझना ज़रूरी होगा कि कॉन्ट्रैक्ट कहीं ओनली फेस टू फेस तो हो नहीं सकते। पुराने टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट जैसे कोई कंपनी बंगाल में बैठी है या कोई पर्सन तमिलनाडु में बैठा है तो उनके बीच में बाय पोस्ट होता था। आज के टाइम पे तो ये और ज़्यादा एडवांस हो चुका है। जब हम ऑनलाइन करने लगे, कंपनी कहीं और है, हम कहीं बैठ के उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर रहे हैं, तो इस पूरे कम्युनिकेशन का भी कुछ नियम, कुछ रूल्स और कुछ रेगुलेशंस है जो हमें याद में रखने चाहिए। या फिर उस बीच में मान लो अगर कोई उस कॉन्ट्रैक्ट का रिवोकेशन या फिर सीधा वर्ड्स में बोलो अगर कैंसिलेशन हो जाता है तो उस चीज़ में, और अगर आप उसको कंप्लीट कर चुके हैं तो क्या उस चीज़ को आप क्लेम कर सकते हो कि नहीं, इसको मैं एक्सेप्ट कर चुका था तो ये कैंसिल कैसे हो गया। या फिर कोई भी चीज़ को जिसको हमने किसी कॉन्ट्रैक्ट को हमने एक्सेप्ट कर लिया है और उस एक्सेप्ट करने के बाद में अगर हम चाहते हैं कि ये कैंसिल हो जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम हमारी चॉइस को बदलते हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की गाइडलाइन हमें ये बताती है कि हम ऐसा कर सकते हैं? तो अगर कर सकते हैं तो कब कर सकते हैं, जानते हैं इस वीडियो में। सेक्शन 3 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हमें ये बताता है कम्युनिकेशन, कि किसी भी प्रपोजल का कम्युनिकेशन कैसे होता है। प्रपोजल का कम्युनिकेशन समझने के लिए हम पहले 2 बातों को समझेंगे। कोई भी प्रपोजल में 2 ही चीज़ हो सकती है, एक तो या तो वो एक्सेप्ट होगा या फिर वो रिजेक्ट होगा। ठीक है, तो अब हमें कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल को समझने के लिए ये समझना होगा कि जब कोई भी प्रपोजल एक्सेप्ट होगा तो एक्सेप्ट के केस में कम्युनिकेशन कैसे कंप्लीट होगा, और जब रिजेक्ट मतलब रिवोक होगा तो रिवोकेशन के केस में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का कम्युनिकेशन कैसे कंप्लीट होता है। तो हम ये समझते हैं। नॉर्मली सेक्शन 3 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ये बताता है कि प्रपोजल्स का कम्युनिकेशन वेदर इन द केस ऑफ एक्सेप्टेंस और रिवोकेशंस में क्या होता है और कैसे ये इफ़ेक्ट करता है, इसमें सिर्फ यही एलेबरेट लिखा हुआ है। मेन जो कंटेंट हमें समझने की वो सेक्शन 4 से स्टार्ट होती है। सेक्शन 4 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्या कहता है, वो कुछ ये है कि कोई भी कम्युनिकेशन जब कंप्लीट होता है जब वह नॉलेज में आता है। किसकी नॉलेज में आता है, अब ये समझते हैं। ठीक है, तो पहले हम ये समझते हैं कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है। ठीक है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस मैंने बताया ना कि प्रपोजल कोई भी कॉन्ट्रैक्ट दो ही केस होते हैं, या तो एक्सेप्टेंस या फिर रिजेक्शन। तो एक्सेप्टेंस के केस में क्या होता है कि जब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा। अब इसमें भी 2 चीज़ें और आती है। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस में क्या चीज़ें आती है कि जिसने प्रपोजल बनाया वो प्रपोजर, और जो इसको एक्सेप्ट करेगा वो एक्सेप्टर है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस क्या होता है। तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जब कंप्लीट होगा जब किसी प्रोमिशन ने, ठीक है, एक प्रोमिसर के लिए जो उसको प्रपोजल को बना रहा है, उस प्रपोजल बनाने वाले के प्रपोजर के लिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस तब कंप्लीट हो जाएगा जब वो उस प्रपोजल को बना के उसको पोस्ट कर दे, नहीं पावर से उसके बाहर निकल जाए कि वो अब उसको अमेंड नहीं कर सकता, तो पोस्ट कर दे या फिर जो एक्सेप्टर है उस तक पहुंचा दे। तो जिस टाइम पे वह
उसको पोस्ट कर देता है, वहीं उसका कम्युनिकेशन ख़त्म होता है। मतलब अब जब अगर हम उसका कम्युनिकेशन अगर हम समझते हैं कि अगर किसी भी प्रपोज़ल को बनाने के लिए उसका कम्युनिकेशन कहाँ तक है, तो एक्सेप्टेंस के केस में उसका कम्युनिकेशन वहाँ तक ही है जहाँ उसने उस प्रपोज़ल को बना के पोस्ट कर दिया एक्सेप्टर के लिए। यहाँ उसका ख़त्म होता है नॉर्मली कि हाँ इसका कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस प्रपोज़ल के लिए ख़त्म हुआ। बट एक्सेप्टर के लिए क्या आता है, एक्सेप्टर के लिए यह होगा कि जब वो प्रपोज़ल एक्सेप्टर के पास आता है, वो उसको एक्सेप्ट करता है और उसके बाद वो पोस्ट करता है। पोस्ट करने के बाद में जब उसकी जो एक्सेप्टेंस है, जब वो प्रपोज़र की नॉलेज में आ जाती है, वहाँ जाके ये इसका कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ख़त्म होता है एक्सेप्टर की केस में। इसका एक एग्जांपल से समझते हैं। अगेन वही हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं। ए और बी है, ए प्रपोज़र है, बी एक्सेप्टर है। ए ने अपना प्रपोज़ल सेंड किया, इसकी तरफ से कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ख़त्म होता है, पर बी की तरफ से कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस जो कि एक्सेप्टर है तब ख़त्म होगा जब उसको एक्सेप्ट करके उसको भेज देता है। और जब ये भेजने के बाद में इसकी प्रपोज़र की नॉलेज में आता है, तब ये कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ख़त्म हो जाता है एक्सेप्टर की तरफ से भी एक्सेप्टेंस के केस में। अब नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन, कि मान लो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, इसका कैंसिलेशन या कि रिवोक कैसे कंप्लीट होता है। ठीक है, तो जो पर्सन रिवोकेशन बनाता है किसी भी प्रपोज़ल का, सीधी सी बात है, कोई प्रपोज़ल वो था जो प्रपोज़ल बना रहा था। यहाँ पर कोई भी पर्सन जो रिवोकेशन बना रहा है, उसकी तरफ से कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन कब कंप्लीट होगा, जब वो उसको पोस्ट कर देता है किसके लिए, जिसको वह ये प्रपोज़ल कैंसिल करना चाहता है। जैसे ही वो पोस्ट करता है या फिर वो भिजवाता है, उसकी पावर से बाहर निकल जाता है, यहीं उसका कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन कंप्लीट होता है। किसके अगेंस्ट में, ये उसके अगेंस्ट में होता है जो इसको रिवोकेशन ऑफ प्रपोज़ल बना रहा है, उसके केस में। अनदर वन क्या है, अनदर उसके केस में यह कब कंप्लीट होगा, जो रिवोकेशन प्रपोज़ल के रिवोकेशन को एक्सेप्ट करता है, उसके केस में ये तब कंप्लीट होगा जब वह उसकी नॉलेज में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ ये छोटा सा था कि कैंसिलेशन के केस में वो है कि जो बनाने वाला है उसकी तरफ से एक जब कंप्लीट होता है, जब वो इसको भेज देता है ये मानने वाले या फिर एक्सेप्ट करने वाले के तरफ। ठीक है, पर जब एक्सेप्टर के केस में ये तब कंप्लीट हो जाता है जब ये उसकी नॉलेज में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्शन 4 ख़त्म होता है। सेक्शन 4 में हमने पढ़ा एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोज़ल और कम्युनिकेशन ऑफ द रिवोकेशन ऑफ द प्रपोज़ल, कि एक्सेप्टेंस वाले प्रपोज़ल का कम्युनिकेशन कैसे होता है और रिवोकेशन वाले प्रपोज़ल का कम्युनिकेशन कैसे होता है। अब हम सेक्शन 5 की तरफ चलते हैं। सेक्शन 5 क्या बताता है हमें, सेक्शन 5 ये बताता है कि कोई भी प्रपोज़ल का एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन कैसे हो सकता है। इट मीन, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी प्रपोज़ल है, वो कोई भी एक्सेप्टेड प्रपोज़ल है, उसका रिवोकेशन किसी भी टाइम हो सकता है, किसी भी टाइम कर सकते हैं। बट इसमें क्लोज ये है कि यह रिवोकेशन उस प्रपोज़ल का अपना ये जो कम्युनिकेशन था एक्सेप्टेंस का, इसके कंप्लीट होने से पहले या फिर उस मोमेंट तक हो जाना चाहिए, तभी ये रिवोकेशन ऑफ प्रपोज़ल मान्य होगा। और एक्सेप्टेंस के केस में भी ये कभी भी रिवोक कर सकते हैं, पर ये रिवोकेशन कब कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये रिवोकेशन जब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है, इसके कंप्लीट होने या फिर उस कंप्लीट होने के मोमेंट तक रिवोकेशन हो जाना चाहिए एक्सेप्टर के केस में, तब तो ये मान्य होगा। इसको एक बार दोबारा से समझ लेते हैं। सेक्शन 5 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हमें ये बताना चाहता है कि अगर कोई भी प्रपोज़ल है उसको हमें कैंसिल करना है, तो हम कब तक कैंसिल कर सकते हैं, कब तक रिवोक कर सकते हैं। तो मैंने बताया था 2 ही केस होते हैं। एक तो होता है प्रपोज़र
जो बनाने वाला है, और दूसरा होता है उसको एक्सेप्टर, जो उसको एक्सेप्ट करने वाला है। तो प्रपोजर के केस में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का जो कैंसिलेशन है रिवोक कब तक हो सकता है? वो तब तक हो सकता है जब तक कि वो कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस या तो कंप्लीट होने से पहले हो, या कंप्लीट होने वाला जो मोमेंट है, मान लो कि कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस प्रपोजर की तरफ से जैसे उसने सेंड किया, एक्सेप्टर को एक्सेप्ट करते वक्त तक अगर वो उसको कैंसिल कर देता है, तो यहाँ पे ये लिमिट है उसके लिए, प्रपोजर के लिए, कि वह उसको कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक कर सकता है। कब तक? प्रपोजर के लिए एट द टाइम व्हेन द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंट कंप्लीट। तो यहाँ ये कंप्लीट होता है। दूसरा, एक्सेप्टर के केस में कोई भी जो प्रपोजल है उसको वो कब कैंसिल कर सकता है? जब उसके कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जो उसका था उसको ख़त्म होने से पहले या फिर उस मोमेंट तक। इसका सीधा सा एग्जांपल हमने ये दिया था कि बी एज ए एक्सेप्टर जो अपना लेटर भेज के किसी भी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहा था, तो वह ए तक लेटर पहुंचने से पहले या लेटर पहुंचने तक अपना कैंसिलेशन उसके पास जाके सबमिट कर देता है कि नहीं, मेरा अभी फैसला बदल गया है, मैं इस प्रपोजल को रिवोक करता हूं। तो वो कॉन्ट्रैक्ट रिवोक हो जाता है। पर वो एक बार ये कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाए ना, तो प्रपोजर के लिए ना एक्सेप्टर के लिए यह इजी होगा कि वह कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर पाए। ठीक है, तो सेक्शन 5 सिर्फ इतना ही गाइडलाइन ही बता रहा है, टाइमलाइन बता रहा है कि कोई भी प्रपोजल को हम रिवोक कब तक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ सेक्शन 5 ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट जो सेक्शन आता है वो आता है सेक्शन 6, जो कि हमें ये बताएगा कि कोई भी रिवोकेशन, क्योंकि हमने कब कर सकते हैं ये तो समझ लिया, पर कैसे कर सकते हैं ये भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो सेक्शन 6 क्या बताता है कि तो कोई भी प्रपोजल रिवोक हो सकता है। कैसे रिवोक हो सकता है? कि जब जो प्रपोजर है एक कैंसिलेशन का नोटिस भिजवाता है अदर पार्टीज़ को कि यह प्रपोजल कैंसिल हो गया, तब सेकंड कंडीशन वो आती है कि कोई भी जो प्रपोजल है, अगर उसका जो टाइम बीइंग के अंदर कोई भी एक्सेप्टर के द्वारा नहीं किया जाता, तो भी वो कैंसिल ऑटो में हो जाएगा। या फिर अगर उसके ऊपर कोई भी टाइम प्रिस्क्राइब नहीं है प्रपोजल पे, तो एक रीजनेबल टाइम के बाद में वह प्रपोजल ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है। तीसरी कंडीशन ये आती है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट रिवोक उसी टाइम हो जाएगा तब अगर एक्सेप्टर उसमें जो प्रपोजल में प्रिस्क्राइब्ड जो कंडीशंस है उसको फुलफिल नहीं कर पाता तब। चौथी ये होती है कि अगर प्रपोजर की डेथ हो जाती है या फिर वो इंसान या पागल हो जाता है, तब उस केस में भी प्रपोजल कैंसिल हो जाता है अगर यह एक्सेप्टर की नॉलेज में एक्सेप्टेंस से पहले ही आ जाए तब। तो ये 4 कंडीशंस है, तब ये रिवोकेशंस हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट्स का। ठीक है, तो इन 4 तरीकों के द्वारा किसी भी प्रपोजल का रिवोकेशन किया जा सकता है। सेक्शन 6 में हमने क्या समझा कि रिवोकेशन कैसे किया जाता है। सेक्शन 5 में हमने ये समझा था कि रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल और एक्सेप्टेंस क्या था, कि कोई भी प्रपोजल का जो एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन किया जाता है तो किस टाइम बाउंड के अकॉर्डिंग किया जाता था, ये हमने सेक्शन 5 से समझा। सेक्शन 6 से रिवोकेशन कैसे किया जाता है ये समझा। सेक्शन 4 में हमने कम्युनिकेशन समझा कि किसी भी एक्सेप्टेंस के केस में या रिवोकेशन के केस में कम्युनिकेशन क्या होता है, ये हमने समझा है। और हमने सेक्शन 3 में ये समझा कि कम्युनिकेशन किसी भी प्रपोजल का एक्सेप्टेंस रिवोकेशन के केस में कम्युनिकेशन के में क्या होता है क्या नहीं होता, ये सेक्शन 3 में था। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। वीडियो को अच्छी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लोगों को अवेयर कीजिए कि एक कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, ताकि हम छोटी मोटी जो मिस्टेक्स करके हमारे कॉन्ट्रैक्ट जो इनवैलिड हो जाते हैं उनको इनवैलिड करने से रोक सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।